नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी और आप देख रहे हैं प्रबल का पैगाम। आशा करूंगा आप लोग सही हैं। वर्तमान में 3 दिन हो गए यूक्रेन और रूस के युद्ध से हो रहा है और रूस की सेनाएं करीब करीब यूक्रेन की राजधानी कीव तक के बाहर तक पहुंच चुकी हैं। शायद अंदर पहुंच भी रही होंगी, जैसी सूचनाएं आ रही हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध है ये हुआ क्यों। आपको याद होगा 1991 में 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ रूस जो था उसका बिखराव हुआ मिखाइल गोर्बाचोव के ज़माने में, और 15 देश उससे अलग हो गए। उसमें यूक्रेन था, बाकी और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे देश थे। ऐसे देश आपको याद भी होंगे। उन देशों अलग हुए और एक संधि भी हुई कि नाटो जो है, अमेरिका जो है, वो नाटो का विस्तार नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका और उस यूरोप के जो देश हैं नाटो के, वो अपने विस्तार की योजनाओं में लगे रहे। रशिया ने कई बार कोशिश की यूक्रेन जो है वो नाटो का साथी ना बने, लेकिन जो मौजूदा उसके राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो लोग वह जो है वो नाटो और अमेरिका के प्रभाव में आकर उनका झुकाव नाटो और अमेरिका के साथ हुआ। इस पर कई बार रशिया ने या पुतिन ने उनको, राष्ट्रपति पुतिन ने उनको आगाह भी किया कि आप जो है अमेरिका और नाटो की तरफ ना जाएं, क्योंकि रशिया का जो मुख्य व्यापार है वो है तेल। वो यूरोप को तेल पहुंचाता है और अमेरिका जो है वो नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में कोई दूसरी महाशक्ति फिर से विश्व में खड़ी हो। जैसे सोवियत रूस एक समय था, एक महाशक्ति थी, जो बाईपोलर उस समय देश विश्व हुआ करते थे। एक तरफ रशिया सोवियत संघ होता था, दूसरी तरफ अमेरिका होता था। तो एक बैलेंस पॉलिटिक्स होती थी। लेकिन अमेरिका और नाटो नहीं चाहते थे कि कोई बैलेंस पॉलिटिक्स हो, यूनिपोलर यानी एक ही रहे, वो अमेरिका एक महाशक्ति रहे और बाकी यूरोप की जो देश हैं, जो नाटो से संबंधित देश हैं, वो उसके साथ मिलते हैं। इसलिए आपने देखा कि 1990 के बाद, 91 के बाद से कई युद्ध हुए, कई परिवर्तन हुए। यूगोस्लाविया टूट गए, चेकोस्लाविया टूट गया, बहुत सारे देश टूट गए, उनके टुकड़े हो गए, अलग अलग देश बन गए। ये रशिया के टूटने, ये सोवियत संघ के टूटने के बाद ये सारी वर्ल्ड मानचित्र में बहुत सारे बदलाव हुए। उसी क्रम में ही 1991 के बाद से ही आपको याद होगा कि इराक और अमेरिका का पहली बार युद्ध हुआ, जब इराक ने सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, कब्जा करना चाहा, तो सारी नाटो के देशों ने इकट्ठा होकर इराक के ऊपर युद्ध लड़ा और उसको हराया। फिर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इराक पर अमेरिका ने अपना एक तरीके से कब्जा कर दिया, एक नई सत्ता आई वहाँ पर। फिर 2006-07 में उनको फांसी हो गई। 2001 में अफ़गानिस्तान का युद्ध का शुरू हुआ। ये 20 वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में फंसा रहा और उसमें युद्ध लड़े और काफ़ी अरबों डॉलर या ट्रिलियन अरब डॉलर का उसका खर्च हुआ। बहुत खर्चीला युद्ध जब होता है बहुत खर्चीला होता है। और अमेरिका चाहता है कि विश्व में तमाम जगहों पर डिस्टर्बेंस रहे, जिससे उसका सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका का जो है वो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, यानी लड़ाकू जहाज, मिसाइल, बम, तोप, टैंक, ये जो है ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स माने जाते हैं। ये सबसे बड़ा उसका सैन्य साजे सामानों का सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है तो वो अमेरिका है। सबसे बनाने वाला उत्पादक देश है वो अमेरिका है। वो चाहता है कि विश्व में तमाम जगहों पर डिस्टर्बेंस रहे। तो यूक्रेन भी उसकी चालों में फंस गया।
लेकिन जिस तरीके से 2021 के अगस्त में जिस तरीके से अमेरिका काबुल छोड़कर गया और वहाँ भगदड़ हुई, हम सब ने देखा। उसके बाद एक शाख पे बट्टा अमेरिका के लगा कि अमेरिका एक महाशक्ति के तौर पर अब नहीं रहे। जो तालिबान जैसे एक छोटे समूह से डर कर भाग गया, वो कोई ऑर्गेनाइज सेना नहीं थी, उससे डर के अमेरिका छोड़कर अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया। और आज हालात ये है, यूक्रेन नाटो और अमेरिका के कहने पर तो रशिया से लड़ गया या उसको आंख दिखाने लगा, युद्ध भी लड़ रहा है, लेकिन आज अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि पहले तुम साइन करो, हमारा साथी बनो नाटो में, तब हम तुम्हें सहायता करेंगे। ये स्थिति है। और अमेरिका और यूरोप, मुझे नहीं लगता है कि कोई नाटो देश जो है कोई भी युद्ध अब लड़ सकते, क्योंकि महामारी के बाद, कोरोना महामारी के बाद यूरोप का मार्केट भी डाउन हुआ है, काफ़ी उनको लॉसेस हुए हैं, अमेरिका को बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ है यूक्रेन और रशिया का, अमेरिका का डाउ जोन्स उछल गया है, यानी जो स्टॉक मार्केट उछल गया है। अमेरिका का डॉलर इंडिया 76-77 रुपये इस समय जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि अमेरिका का मार्केट ग्रो तभी करता है कि जब कहीं युद्ध की स्थिति होती है। लेकिन अमेरिका जो है वो इतना ऐसा देश है जो 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में भी किसी का पार्ट नहीं रहा, लेकिन युद्ध हुआ तो उसने साजो सामान भेजा, लोगों ने खरीदा, लोन भी दिया और एक महाशक्ति के तौर पे वो बनने लगा, शुरुआत हो गई। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने जब उस पर हमला किया तो उसने युद्ध लड़ा और उसने मारा, फिर वो नई महाशक्ति के तौर पे हुआ। तब तक जर्मनी और ने हमला कर दिया था ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन बहुत तबाह हुआ, जर्मनी भी तबाह हुआ, रशिया पर भी हमला किया हिटलर ने, फिर रशिया से युद्ध हुआ। तो बहुत सारे इन देशों में डिस्टर्बेंस, और बहुत, क्योंकि ये बहुत दूर था अमेरिका, और वहाँ के पैसिफिक सी में जो एक इलाका था बड़ा, उस पर फिल्म भी बनी थी जिस पर जापान ने हमला कर दिया था। उस द्वीप समूह पे, हवाई द्वीप के पास था, उसका बड़ा बढ़िया नाम है, और वहाँ पर हमला किया था। और उस हमले के बाद जो है जापान के खिलाफ जो है अमेरिका जो विश्व युद्ध में कूदा था। लेकिन उसके पहले वो साजो सामान, सैनिक साजो सामान, एयरक्राफ्ट, हवाई पायलट्स, ये जो है वो प्रोवाइड कर रहा था ब्रिटेन को। उसके बाद उसको लाभ हुआ। मुझे लगता है वही स्थिति उसने यहाँ भी कर ली है। वो यूक्रेन को साजो सामान देना चाहता है, या उसके डर के मारे, रशिया के डर के मारे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस कह रहा हूँ, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ये सारे जो देश जो सटे हुए हैं ये रशिया से, वो सारे लोगों देशों में एक घबराहट होगी और वहाँ पर अमेरिका बड़े आसानी से अपने हथियार भेज सके। मुझे लगता है कि इस दौरान भारत को भी, जो अभी तक तो भारत का स्टैंड ठीक है कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में तटस्थ भूमिका अपनाया हुआ है, और कोई युद्ध के बारे में उसने न कोई बयान दिया, न रशिया के खिलाफ वोट किया उसने। मुझे लगता है कि भारत को एक तटस्थ देश के तौर पर रहना चाहिए। और ये संदेश है हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी कि अमेरिका का पिछलग्गू बनना बंद करें, क्योंकि अमेरिका किसी का भी साथी नहीं हो सकता। अमेरिका एक व्यापारिक देश है, वो व्यापार पे से ही संबंधित रहता है। जो भी लोग अमेरिका के साथ सटे हैं वो आज तक या तो तबाह हुए हैं या तो उसे अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। उपयोग, यूज़ एंड थ्रो, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ एंड थ्रो की नीति अमेरिका की होती है। अमेरिका कोई आपका नैसर्गिक दोस्त नहीं हो सकता। रशिया हमारा नैसर्गिक दोस्त। 1971 का वॉर जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा था, तो आपको याद होगा कि जब अपना एक युद्ध का बेड़ा अमेरिका भेज रहा था पाकिस्तान की मदद कर, तो रशिया ने हमारे लिए अपना युद्ध का बेड़ा भेजा, तो अमेरिका रुक गया। इसलिए हमें आसानी हुई और हमने युद्ध वो जीता। तो रशिया से हमारे हमेशा स्ट्रेटजिक अलायंस रहे हैं। वो हमारा मित्र रहा है, वो हमारा साथी रहा है। हमें लगता है कि इस कंडीशन में जब यूक्रेन ने हमारे खिलाफ तमाम यूएन में तमाम समय समय पर हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ वोटिंग की है, तो इस समय भारत को तटस्थ रहकर यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी एक स्टेटल पोजीशन लेकर रहना चाहिए। और
हमारा जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार जो पावर बैलेंस को तोड़कर अमेरिका के पीछे पीछे भाग रहा था, उसको भी वो करना चाहिए। और हम गुटनिरपेक्ष देश रहे हैं, नेहरू जी ने हमें गुटनिरपेक्ष देश, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हम देश रहे। हमें लगता है हमें नॉन अलाइनमेंट देश का मुख्य रूप से हम नेता थे, हमें उसकी कोशिशें करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जब नया रिजीम 2024 में आएगा तो हमें उस तटस्थ भूमिका को निभाते हुए नॉन अलाइनमेंट देशों को इकट्ठा करना चाहिए, जो ना इधर रहे ना उधर रहे। हाँ, इस दौरान हमें चाइना से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, पाकिस्तान और चाइना से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।